आइए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो वर्णमाला ग्रामर का एक भाग है। जो वर्णमाला को हम लोग देखेंगे। वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वर्णमाला में कितने वर्णमाला आखिर किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये वर्णमाला जो होता है यह कितने होता है? 52 होता है। कितने होता है बाबू? 52 होता है। अब ये 52 होता है, वर्णमाला 52 होता है। अब इसमें वर्णमाला को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाषा, सबसे पहले छोटा जो है उसको भाषा आता है। तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जो है हम अपने मन की बातों को दूसरे के सामने प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी हम अगर भाषा का डिफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे हम अपने मन की बातों को दूसरे को समझाना भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। अब इसमें भाषा आया तो भाषा जो है, भाषा कितने भाग में होते हैं? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा जो होता है, भाषा 2 प्रकार में होता है। भाषा जो है 2 प्रकार में होता है। मौखिक भाषा होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये 2 होता है। और एक और आता है बाबू, आप लोग जान लीजिए, एक आता है अपवाद में, जिसको हम लोग रखते हैं। यानी अगर पूछा जाता है कि भाषा कितने होते हैं तो भाषा 2 ही होते हैं। लेकिन एक अपवाद में आता है जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। अब आपको आता है कि भाई भाषा किसे कहते हैं, यानी मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा कहते हैं यानी हम अपने मन की बातों को बोलकर समझाते हैं, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। यानी अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो कहा जा सकता है हम अपने मन की बातों को बोलकर समझाते हैं, उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। अब वहीं आपसे पूछा जाए कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो हम अपने मन की बातों को लिख कर समझाते हैं तो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। लेकिन यही आपको पूछा जाए कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा जो होता है यानी कि हम बोले नहीं लेकिन इशारा से सारी चीज बोल दिए, यानी इशारा से सब चीज बोल दिए। हम अपने लिखे भी नहीं बोले, लेकिन हम अपने इशारा से सब चीज बोल दिए, तो उसको हम लोग कहेंगे सांकेतिक भाषा। जैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन करता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है यानी सिपाही लोग होते हैं। एक बार में विसिल दिया और सारे ट्रैफिक रुक गया, तो क्या कौन सा करता है? तो पुलिस लोग करते हैं। ये सांकेतिक भाषा आपको समझ गए। सांकेतिक भाषा को क्या कहें? जिसको हम लोग इशारा से बात करें, वो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब जो है जैसे मौखिक भाषा में नहीं, अपने मन की बात को हम लोग बोल करके कर रहे हैं। जैसे कि श्याम है, श्याम से हम लोग क्या कर रहे हैं? सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, यानी हम अपने मन की बात को बोल रहे हैं और श्याम अपने मन की बात को बोल रहा है। तो ये हो गया मौखिक भाषा। और जो है हम गए, श्याम के पास गए, लेकिन श्याम हम वहां पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम क्या किए? एक लेटर में लिख करके वहां पर अपने मन की बात जो भी है हमको बोलना था वो हमने क्या कर दिया? वहां पे रख दिया। तो क्या है, वो श्याम आकर के पढ़ लिया और समझ गया कि हाँ वो बंदा क्या बोल रहा है। जैसे बुक हम लोग को जो भी पढ़ते हैं वो लिखित भाषा में होता है, लेकिन वही एक सिपाही जो होता है या आपको नेता होता है, वो नेता जो बोल रहा होता है वो क्या है? मौखिक भाषा हो गया। आइए, मौखिक भाषा तो जान गए, लिखित भाषा जान गए, सांकेतिक भाषा की जान गए, लेकिन अब अगला टॉपिक आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि
ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई और उस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला को जो है, ये हिंदी वर्णमाला को या पहले इसको डिफिनेशन ले लीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ यानी पूरा को सजा दिया गया, यानी कि एक ढंग से सजा दिया गया। अ आ को एक ढंग से सजा दिया गया। उसी सजाने के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला कहते हैं। अब ये वर्णमाला को कितने भाग होते हैं? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक जो हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। एक हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। तो एक स्वर हुआ, तो अब यहां पर आता है कि स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे। तो स्वर किसे कहेंगे? तो स्वर जो है, स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी एक और भाषा में अगर इसको बोलना चाहें तो स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और व्यंजन किसे कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं। स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है। जैसे अ से लेकर के अ तक। व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी
दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे क, जैसे क हो गया, ख हो गया, यानी क से लेकर कहां तक, ज्ञ तक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क से ज्ञ तक ये व्यंजन के यहां पर बोला गया है कि व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ली जाती है या किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब वो प्रूव करके दिखाइए। यहाँ पर क्या है भाई, क बना हुआ है, उच्चारण में देखिए क, यानी क और अ मिल करके क्या बना है, क बना है। ख, ख क्या है, ख और अ मिल करके ख बना है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यानी कि यह जो है किसी दूसरे वर्ण के सहायता से होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। लेकिन अ में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, व्यंजन स्वर कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण की जो भाग है उसको देखेंगे, यानी स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार क्या है, देखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार यानी स्वर के प्रकार कई होता है। तो स्वर के प्रकार अगर देखेंगे तो मूल स्वर होता है, मूल स्वर, इसी को कहते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या ह्रस्व के बाद इसी को बोलते हैं लघु स्वर। लघु स्वर। अब लघु स्वर में या मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, एक ही नाम से जानते हैं। और इसका जो है कौन कौन होता है, तो एक में जो होता है आपको इसका मात्रा कौन कौन सा होता है उसको ध्यान में दीजिएगा जरा बच्चों। मात्रा जो होता है ओ आता है, छोटी ई आता है, ओ, छोटी ई और उ और री। यह जो है चार गो जो है यह आपका किस में आता है, यानी मूल स्वर में, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर में आता है बच्चों। और दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या आता है, तो दीर्घ स्वर में मात्रा आता है, दीर्घ स्वर में मात्रा आता है आ, बड़ा ई, उसके बाद उ, ए, ए, उसके बाद ओ औ। यह जो है आपका 7 को जो है आपका मात्रा दीर्घ स्वर में आता है। 7 को मात्रा दीर्घ स्वर में आता है। उसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में कौन कौन सा आता है, तो इसमें तीसरा में आता है। मात्रा इसका देखा जाए तो इसमें जो आता है, जिसे ओम बोलते हैं हम लोग, ओम, ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं। यह जो आता है प्लुत स्वर में आता है। अब प्लुत स्वर, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो स्वर है मूल स्वर क्या है। मूल स्वर क्या होता है, तो मूल स्वर का हम लोग डिफिनीशन जानने का प्रयास करेंगे। मूल स्वर क्या है, मूल स्वर, तो मूल स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं, वे दीर्घ मूल स्वर कहलाते हैं, यानी मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। और इसका क्या होता है, जैसे में यही चीज लिख दीजिए, जैसे में यही होता है, यहाँ पर लिखा दिए हैं। दूसरा जो है आपका प्लुत दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में
उच्चारण में कौन मूल स्वर या ह्रस्व स्वर मूल स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। लेकिन वहीं अगर कहा जाए कि प्लुत स्वर क्या कहलाता है, प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर पूछा जाए कि प्लुत स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। सबसे अधिक समय लगेगा उसको प्लुत स्वर कहेंगे, और सबसे कम समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा उसको मूल स्वर कहेंगे। और इसकी अपेक्षा मूल स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर से सबसे ज्यादा जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या जो होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितने होती है बच्चों, 11 होती है, 11 होती है। लेकिन वहीं पूछा जाए कि अयोगवाह कितना होता है, अयोगवाह स्वर अगर पूछा जाए कितना होता है तो 2 होता है। अयोगवाह स्वर 2 होता है, और यह सभी को मिलाकर कितने होते हैं, यह सभी को मिलाकर स्वर की संख्या 13 हो जाती है, 13 होती है। अब वो 13 जो होती है, 13 कौन कौन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। 13 जो हो जाएगा, 13 जो हो जाएगा वह 13 में आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अ आ जाएगा, आ जाएगा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और अ। इसमें एक और आता है क्या चीज, री आ जाता है, यानी री आ जाता है। यह जो है कुल कितने हो गए, कुल हो गए आपको 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। अब ये इसमें आता है अनुनासिक, अनुनासिक के लिए कौन कौन सा आता है, और इसमें अनुनासिक के लिए आता है अंग तथा विसर्ग के लिए आता है, होता है, होती है। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों को अलग अलग में बांटा गया है। तो एक में देखें हम लोग, देखें अभी मूल स्वर देखे ना बच्चों, तो अभी हम लोग मूल स्वर देखे हैं। तो मूल स्वर अभी कितने देखे हैं, तो मूल स्वर में अभी 4 को देखे हैं। कौन कौन, तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह मिलाकर कितना हो रहा था, 4 को हो रहा था। कितने, 4 हो रहे थे। और दीर्घ स्वर में हम लोग देखे हैं, दीर्घ स्वर में अभी हम लोग देखे हैं कि इसमें 7 को हो रहा था। कौन कौन, आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कई गो, 7 को हो रहा था। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसमें दीर्घ संधि या समजातीय स्वर
समजातीय स्वर। समजातीय स्वर कौन कौन होता है? तो समजातीय स्वर में आ जाता है, छोटी ई आ जाती है, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाता है। यानी कितने होते हैं? 3 गो इसमें आ जाता है। कितने बच्चों? 3 गो आता है इसमें, ठीक। और इसमें क्या है? संयुक्त स्वर। चौथा में आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त के मतलब क्या होता है? संयुक्त के मतलब होता है कि मिला हुआ, यानी 2 मिला हुआ, एक जगह 2 मिला हुआ, या 3 जगह मिला हुआ, या 4 मिला हुआ। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें ए आता है, और ए आता है, ओ आता है, और औ आता है। यह जो कितने हो गए? 4 को जो हो गए, यह आता है किसमें? संयुक्त स्वर में। अब संयुक्त स्वर को क्या है? संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। तो संयुक्त स्वर या स्वरों का वर्गीकरण, क्या का निर्माण कहिए या वर्गीकरण कहिए, है ना। इसमें क्या है? तो पहला में हम लोग इसमें अगर देखना चाहेंगे तो इसमें हम लोग देखने का क्या प्रयास करेंगे? तो अ जोड़ ई, ये दोनों मिलाकर के ए बन जाता है। अ और ई मिलाकर के ए बनता है। लेकिन यही अगर दूसरा देखा जाए तो अ जोड़ ए मिलाकर ए बन जाता है। अ और ए मिलाकर ए बन जाता है। वहीं तीसरा देखा जाए तो अ और उ मिलाकर ओ बन जाता है। वहीं चौथा देखा जाए तो अ जोड़ ओ मिलाकर औ बन जाता है। यानी हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि 2 मिलाकर के 1 का निर्माण हो रहा है। 2 मिलाकर के 1 का निर्माण हो रहा है। 2 मिलाकर 1 का निर्माण, 2 मिलाकर 1 का निर्माण। इसके मतलब क्या हुआ? अभी हम आपको बताए हैं कि संयुक्त के मतलब जोड़ा, यानी 2 मिलाकर के 1 जगह का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। यानी यह जो है 2 को मिलाकर 1 जगह, 2 मिलाकर 1 जगह, 2 मिलाकर 1 जगह, 2 मिलाकर 1 जगह, यानी इसको क्या है? बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे। चलिए अब लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो स्वरों का उच्चारण स्थान एक में होता है कंठस्थ स्वर। कंठस्थ, कंठ्य, कंठ स्वर। और कंठ से जो बोला जाता है, कंठ से जो बोला जाता है उसे कंठ स्वर कहते हैं। जिसे अ और आ, यह 2 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। दूसरा है तालव्य। तालव्य स्वर। तालव्य से कौन होता है? यानी छोटी ई और बड़ी ई, यानी हर्षई और दीर्घई जो होता है इसको हम लोग तालव्य से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। तीसरा जो है इसको हम लोग ओष्ठ से, ओष्ठ, ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर। ओष्ठ से हम लोग क्या बोलते हैं? तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी हर्षऊ और दीर्घऊ, यह 2 को जो हम लोग बोलते हैं वह क्या चीज से? ओठ से बोलते हैं। चौथा जो होता है मूर्धा, मूर्धव्य स्वर, मूर्ध्य स्वर, यानी मूर्धा से बोलते हैं। तो मूर्धा से क्या होता है? एक जो है री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। लेकिन यही अगर 5वां में देखा जाए तो इसको कंठफ से तालु, कंठ और तालु दोनों से, कंठ य तालव्य, कंठ य तालव्य स्वर, जिसको हम लोग कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं, वह होता है ए और ऐ। यह दोनों जो होता है इसको हम लोग कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ जिसको कंठोष्ठ बोलते हैं। तो कंठोष्ठ स्वर जो होता है वह कौन होता है? तो ओ और औ, यह जो बोला जाता है कंठस्थ स्वर से बोला जाता है। कंठ ओष्ठ, यानी कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, वह ओ और औ होता है, जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान। जीभ के, जीभ के आधार पर, आधार पर स्वरों का
उच्चारण स्थान, यानी कि जीभ के आधार पर, यानी जीभ की सहायता अगर न ली जाए तो उस सब अक्षर को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे कौन, यानी अग्र स्वर, यानी आगे से जो हम लोग बोलते हैं उसको, यानी छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, यह जो होता है चार को जो होता है इसको हम लोग क्या अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र स्वर, यानी जीभ की सहायता से बोला जाता है। यही जो है मध्य स्वर में क्या होता है? केवल अ होता है, मात्र एक ही जो होता है मध्य स्वर से बोला जाता है। और पश्य स्वर क्या होता है? पश्य स्वर में आ जाता है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। यह जो होता है पांच को जो होता है, यह क्या चीज से बोला जाता है? पांच को जो होता है, यानी कि आपको अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन का हम लोग तो डिफिनेशन बता दिए हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण को भी क्या है? अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। कौन? एक स्पर्शी व्यंजन, जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहिए या स्पर्श व्यंजन कहिए। यह कौन कौन होता है? तो क से लेकर के और म तक इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 25। कितने होती है? 25 इनकी संख्या होती है। और दूसरा जो आता है, दूसरा में कौन आता है? तो दूसरा में आता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन में कौन कौन आता है? ड और ढ इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या मात्र 2 होती है। और तीसरा में जो आता है, तीसरा में जो है अनुनासिक या नासिक, अनुनासिक या नासिक। यह क्या है? यह कौन कौन होते हैं? तो यह जो होते हैं, यानी कि सब वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी ड, अंग, य, न, म, यह जो आता है, यानी सभी का पांचवा अक्षर जो होता है, यह जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 5 होती है। और अंत स्वर व्यंजन, अगला है अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं बच्चों य, र, ल, व। यह जो होते हैं आपको कितने होते हैं? 4 जो होते हैं आपको अंत अष्ट व्यंजन होते हैं। और उष्ण व्यंजन, अगला जो होता है उष्ण व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो उष्ण व्यंजन में होते हैं तलाविश, मुदंश, दंश और ह। यह कितने होते हैं? तो इनकी संख्या भी 4 होती है। और उष्ण व्यंजन या इसको हम लोग संदीर्घ व्यंजन भी कहते हैं। अगला जो है छठा में आपको संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र जो होता है, यह कितने होते हैं? 4 को होते हैं। 4 जो होते हैं क्या है? आपको संयुक्त स्वर व्यंजन होते हैं। कौन को होते हैं? संयुक्त स्वर व्यंजन होते हैं।
हाँ, आइए अब हम लोग देखेंगे इसमें संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है। संयुक्त व्यंजन का निर्माण, संयुक्त व्यंजन का निर्माण जो होता है, नाम ही से आपको मालूम चल रहा है कि संयुक्त व्यंजन जो होगा वह सिंगल पर्सन नहीं होगा, यानी डबल होगा या ट्रिपल होगा या फोर्थ होगा, यानी एक से अधिक होगा, है ना। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन अभी बताए हैं, तो संयुक्त व्यंजन में बताए हैं क और स मिल करके छ बनता है। क्या बनता है, क और स मिल करके छ बनता है, त और र मिल करके त्र बनता है। यहां पर ज और य, ज और य मिल करके ज्ञ बनता है, और स और र ये दोनों मिलता है तो स्र बनता है। यानी दो मिलकर के क्या बन रहा है, एक बन रहा है, यानी क और स मिलकर के छ बन रहा है, त और र मिलकर के त्र बन रहा है, ज और य मिलकर के ज्ञ बन रहा है, और स और र मिलकर के स्र बन रहा है। इसमें क्या देखे, हमने देखा कि यहाँ पे जो है दो मिलकर के एक का निर्माण हो रहा है। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन में जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होंगे, अब इसके हमने तो क्या कर दिया, हमने सारे के सारे देख लिया, हमने सारे के सारे देख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे जितने हम अभी तक पढ़े हैं उस सभी को एक बार एक नजर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़ा उस सभी को एक नजर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यानी वर्णमाला को एक नजर में देखने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला को एक नजर में, वर्णमाला एक नजर में, यानी एक ही नजर में पूरा हम लोग के देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों, नोट करते चलो, क्योंकि नोट करोगे तो आपको काम देगा। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो यहां पर आप बताइएगा 11। कितने बताइएगा, 11 बताइएगा। लेकिन अगर कहा जाए अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह की संख्या पूछा जाए तो यहां पर अभी हम लिखाए हैं कौन, 2 होते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए, यहां पर क्या पूछा गया, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो वहां पे 13 बोलिएगा। कुल स्वरों की संख्या कितने होंगे, 13 हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं क से लेकर के म तक जो होते हैं उसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो क से म तक कितने होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 5 खंड में बांटा गया है। क ख ग घ छ छ ज झ त थ द ट ठ ड ढ प फ ब भ, यानी 5 खंडों में बांटा गया है। तो 5 5 25, यानी कितने हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं। अब हम लोग द्विगुण में देखेंगे, द्विगुण, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो अभी हमने बताया है कि द्विगुण व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं। कौन, ड और ढ। अब हम लोग देखेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अगर उष्ण व्यंजन की संख्या पूछा जाए, उष्ण व्यंजनों की संख्या पूछा जाए, उष्ण व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 4 होती है। अगर यही संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछा जाए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या,
संख्या पूछा जाए तो ये भी 4 होती है। अगर देखा जाए तो कुल टोटल अगर देखा जाए, कुल संख्या, कुल वर्णों की संख्या पकड़ लीजिए, कुल वर्णों की संख्या जो हो गया वह कितना हो गया 52, यानी ये कुल टोटल जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा 52 हो जाएगा। हमने एक नजर में क्या किया, पूरे स्वर को देख लिया, पूरे व्यंजन को देख लिया, यानी कि पूरे वर्णमाला को देख लिए। आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है यह वीडियो, पूरा वीडियो आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं गलती होती है तो उसको क्षमा करिए, आगे इससे बेटर से बेटर बनाने का कोशिश करेंगे।